हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले हम लोग सेट 1 में कवर किए थे। जो मैंने क्या बताया था, अगर आप उस सेट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 15 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ये रियली में आपको बता रहा हूं मैं कि इसमें हम लोग उन क्वेश्चन को बच्चों कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में 100% यानी पूछने की जो संभावना है, ये आप लोग का सेट 2 कवर कर रहे हैं। इसी तरह आपको जो है 1 से लेकर कितना तक यानी 5 सेट तक आपको यानी प्रोवाइड करने वाले बच्चों। ये 5 सेट के अंदर से ही आपका जो है पेपर बनने वाला है 2025 के एग्जाम का। अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और इसको आप लोग जो है लास्ट तक जरूर देखें। एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी बच्चों हर जगह आप लोग शेयर करेंगे। एंड जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, 5 सेट कवर करेंगे और आज जो हम लोग करने वाले हैं तो कौन सा सेट कर रहे हैं बच्चों, ये आपका सेट नंबर 2 हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी सेट कवर करने जा रहे हैं, अभी हम लोग सेट नंबर 2 कवर कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है सेट 1 कवर कर लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे इससे पहले आपको क्या समझना है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें बच्चों कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपका और क्या होगा सब्जेक्टिव। ये सभी क्वेश्चन जो आपका यानी क्या है, गैस क्वेश्चन है ना, जिसमें एक से लेकर यानी 5 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, उसके बाद आपका 1 सब्जेक्टिव होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोग जो है बिल्कुल चुनिंदे प्रश्न लेकर के आए। 5 आपका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपका 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जो है इन तक बने रहेंगे। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसमें कि कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, इनके बारे में बताना है। तो कालीबंगान की बात कर रहे हैं हम लोग। कालीबंगान जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, कालीबंगान का अर्थ। और ये बताइए ये किस नदी के किनारे बच्चों, ये जो आपका यानी सरस्वती नदी के किनारे है। इसका आंसर जो बच्चे सरस्वती बता रहा है बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया, कालीबंगान का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। ये कहां पे स्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा राजस्थान, याद रखेंगे कहां पे, राजस्थान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया आपका। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। चलिए तेजी से आंसर इसका देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें बच्चों क्या कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो कौन था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बंदरगाह जो था यानी कौन सा नगर में था, इनके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल। तो देखिए हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह नगर था वो बच्चों कौन सा था आपका, यानी बिल्कुल आपको पता है लोथल था। कहां पे था, लोथल था। ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, कहां पे था, लोथल। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए तो बिल्कुल आप लोग नोट करते चलिएगा, लोथल कहां पे स्थित है बच्चों, तो ये चीज आपको बिल्कुल बताना चाहिए, गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में जो है बच्चों देखने को मिलता है। तो गंदे पानी की जो निकासी जो था व्यवस्था जो था है ना, हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वह सर्वप्रथम किस सभ्यता में जो है देखने को मिला था बच्चों, तो ये जो था बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में ही था। यानी गंदे पानी की निकासी की जो है प्रणाली जो बच्चों हम लोग किस सभ्यता में देखने को मिला, हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में देखने मिला है ना, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसका आंसर आप लोग का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है ना, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। किसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, एकदम चीजों को आपको समझते हुए चलना है। यहाँ क्या कहा जाता है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। इससे पहले आपको बता दें कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका जो बच्चों क्या बात है, मृत्यु की अगर बात किया जाए, पाटलिपुत्र बिल्कुल नहीं होगा, तक्षशिला नहीं। हम लोग जानते हैं श्रवणबेलगोला, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग दिए हैं बिल्कुल सही है। इसका मृत्यु जो है श्रवणबेलगोला में हुआ था। ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे बच्चों। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है ना, हम लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज ये पता नहीं है आपको कि ये जो थे यानी कौन धर्म को मानने वाले थे बच्चों, तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ये चीजें पता होगा। इसका पोता यानी कौन थे बच्चों, अशोक, यानी अशोक जी के बारे में पता है आप लोग को ना, जो यानी किसको मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे बच्चों, बौद्ध धर्म को मानते थे, है ना। उसी का धर्म प्रचार जो है किया था। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म के थे, जैन धर्म के। अक्सर बच्चे जो इस क्वेश्चन में गलत कर देते हैं वो बौद्ध धर्म दे देते हैं, इसलिए सोचता है कि उसका जो है क्या है, पोता जब जो है बौद्ध धर्म से होगा तो ऑब्वियसली होगा क्या, वो भी बौद्ध धर्म से होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका दादा और पिता जो थे यानी जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन बाद में जो है अशोक जो थे बच्चों ये किसको मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों मैंने आपको 1 से 5 क्वेश्चन यानी आपको कर दिए, हम लोग कवर कर लिए 5 क्वेश्चन को। उसके बाद फिर आप जो है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन कितना रिपीटेड हुआ है आपके एग्जाम में, वो सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग देखेंगे एकदम आराम से रिलैक्स होकर के आपको एक एक चीजों को समझना है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए।
ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको क्या किसके बारे में जानना है, हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता जो थी, इतना बड़ा सभ्यता होने के बावजूद वो कैसे उसका पतन हो गया, कैसे खत्म हो गया। तो इसके बारे में कुछ लोग अनुमान लगाया जाता है। देखिए ये चीज वहां जो है रियल नहीं देखा है कि हाँ यही घटना की वजह से उसका पतन हुआ था, नहीं, ये सभी जो अनुमान लगाया जाता है ना, साक्ष्यों से पता चलता है कि हाँ वहां का जो क्या आया होगा, वहां के जो कारण बताया, यानी पतन होने का कारण बताया हड़प्पा सभ्यता का, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश होने के जो निम्नलिखित कारण थी, ये कल्पना की जाती है कि सिंधु नदी के बारों ने इस सभ्यता को जो है नष्ट कर दिया था। इसलिए नदी के बारों ने नष्ट कर दिया होगा क्योंकि ये सभ्यता जो था बच्चों, वो नदियों के किनारे बसा हुआ था। जैसे आपको पता होगा ना कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और इसलिए लोग जो है अनुमान लगाते हैं कि बाढ़ आया होगा, बहुत बड़ा बाढ़ आया होगा, और इसको जो है क्या कर दिया होगा, बह करके लेके चले गया होगा या ध्वस्त कर दिया होगा। तो बच्चों ये अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, बाढ़ का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा अनुमान क्या लगाया, दूसरा विज्ञान ने इसमें लगाया कि बड़े भूकंप आया होगा, है ना, बड़े भूकंप आएगा, इस सभ्यता का क्या हो गया बच्चों, नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा, यानी भूकंप आया होगा और नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा, है ना, यह अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात कर रहा हूं मैं, किसी बात कर रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता की पतन की बात कर रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको एकदम रिलैक्स होकर के चीजों को समझना है। भयंकर सूखा तथा उसके कारण जल अभाव, रेगिस्तान का विस्तार, यानी यह भी अनुमान लगाया जाता है कि सुखाड़ आ गया होगा, है ना, भयंकर सुखाड़ आ गया होगा, रेगिस्तान की तरह जो बच्चों हो गया होगा, इसलिए ये जो है क्या, इसका नष्ट हो गया होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। चौथा अनुमान क्या है, किसी खंखार विदेशी आक्रमण जो है, इस पर आर्यों का आक्रमण या विदेशियों का आक्रमण किया होगा, है ना, उसको जो है लूटपाट करके लेके चले गए होंगे, तो ये जो है अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद फिर एक और अनुमान लगाया जाता है, या प्राकृतिक जो है विपत्ति, महामारी इसके विनाश का कारण हो सकता है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ प्राकृतिक जो आपदा आया होगा, कोई मतलब महामारी आया होगा, जिसके कारण जो है बच्चों ये क्या हो गया, इसका नष्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों। मैंने क्या बताया आपको, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों यस लिखिएगा, और ये चीजें बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो प्लीज आपको समझ में आ गया तो यस, आपको यस का अटेंडेंस लगाते हुए चलिएगा, और साथ में आप लोग जो है ना लाइक कर दीजिएगा एंड थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ये चीज आप लोग से मेरा जो है रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी बच्चों, इन चीजों के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए हिंदू सभा के बारे में हम लोग जानते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना बच्चों कब हुआ था, तो 1915 को जो है ना हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका 1915 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वराज दल की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए स्वराज दल की स्थापना 1911, 1920, 1922, 1932 को हुआ था। ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं स्वराज दल की स्थापना जो हुआ था बच्चों, ये कब हुआ था, 1922 से 22-23 माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 23 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, ठीक है। तो चलिए इस चीजों को आप लोग जो है नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही मजा आएगा बच्चों, है ना। तो जो बच्चे आप लोग नए भी आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते चलिएगा, इससे आपको काफी हेल्पफुल होंगे। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी बच्चों, तो साइमन आयोग जो भारत कब आया था, तो ये तो आपको पता ही होगा, 1927 को आया था, और इसका जो है क्या भारत की यात्रा की थी बच्चों, तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि 1928 को आया था। कब आया था, 1928 को आया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ 1922, बिल्कुल नहीं, 1924, 1926 नहीं, 1928 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों, है ना। साइमन कमीशन आए थे और गो बैक का नारा जो है लगाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे एक घटना हुई थी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। जब असहयोग आंदोलन चलता था, जब असहयोग आंदोलन चल रही थी बच्चों, तो आप लोग को पता होगा चौरी चौरा कांड हुआ था कब, यानी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी। उसके बाद जो बच्चों असहयोग आंदोलन को जो स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए तो ये इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था। हम सब जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो बच्चों वो कब हुआ था, 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए एशियाटिक सोसाइटी ये जो कहाँ पे बच्चों, ये तो बंगाल नाम सुनकर के आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोलकाता, कहाँ पे है, कोलकाता, ये बिल्कुल ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लिए बच्चों, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आप देखिए 5 क्वेश्चन आपका फिर ऑब्जेक्टिव का कवर कर लिया हम लोग। अब चलेंगे बच्चों किसको कवर करने वाले हैं, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ये चीज आपको समझना है। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, अब देख पा रहे दूसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो है कई बार आए हुए हैं। देखिए त्रिपिटक के विषय में आप क्या समझते हैं बच्चों, तो देखिए त्रिपिटक के बारे में हम लोग जानते हैं, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 टोकरियां होता है ना। बौद्ध, इसमें जो बौद्ध धर्म है के उपदेश एवं बौद्ध धर्मों से संबंधित ज्ञान की पिटवारा को त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 होते हैं, जिसको जो है 3 टोकरियां कहा जाता है बच्चों, और इसको 3 खंडों में विभाग किया गया था। एक क्या है इसको, यानी अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, ये 3 जो आपका यानी क्या है बच्चों, ये 3 जो है ना इसका, यानी बच्चों ये 3 पिटक है। त्रिपिटक जो है 3 खंडों में विभक्त है, और मैंने बता दिया आपको, पहला क्या बताया, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब सुत पिटक की बात करें तो इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। त्रिपिटक के, सुत पिटक की अगर बात करेंगे तो इसमें बुद्ध के
जीवन के बारे में हम लोग को जानकारी मिल पाता। उसके बाद अगर बात किया जाए है ना इसका विनय पिटक पे, तो इसमें जो बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन मिलता है बच्चों। उसके बाद अभिधम्य पिटक में इसमें बौद्ध धर्म दर्शन एवं बौद्ध शिक्षाओं का वर्णन मिलता है बच्चों। तो ये तीन जो बच्चों क्या थे यानी पिटक थे, ये तीनों पिटक का नाम आपको याद रखना है, जो काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके स्क्रीन पे, बादशाहनामा किसने लिखा था बच्चों, इनके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। त्रिपिटक के विषय के बारे में क्या जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा भी इसमें जो है ये नहीं करेंगे, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष में आ गया। जल्दी बताइए बादशाहनामा किसने लिखा है, जल्दी बताएंगे। हाँ, फैजी अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि बादशाहनामा के लेखक जो है ना अब्दुल हमीद लाहौरी है। कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन थे, अब्दुल हमीद लाहौरी थे बच्चों। ये चीजें आप लोग को बहुत ही पता होना चाहिए सही से अच्छे से। ठीक है, तो बादशाहनामा के लेखक बच्चों अब्दुल हमीद लाहौरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है बच्चों। ये चीजें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आप लोग को भूलनी नहीं चाहिए। हम लोग जानते हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों, दिल्ली में स्थित है। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है और इसका आंसर आप लोग का दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बच्चों कहाँ है, तो दिल्ली में, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, इनके बारे में बताइए। देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो बच्चों किस यात्री को कहा जाता है, तो याद रखिएगा मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मार्को पोलो को कहा जाता है। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, इनके बारे में बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बताइएगा, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो बच्चों ये किसके द्वारा किया गया था बच्चों, ये अपना भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे बच्चों, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो क्या थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि अशोक मेहता जो है ना, ये कौन थे बच्चों, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। इनका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कवर कर लिए, अब चलते हैं हम लोग फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, अकबर के सुलह कुल की नीति क्या थे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि अकबर द्वारा जो है सुलह कुल की नीति जो अपनाया गया था, ये चीजें तो अब सब बच्चों को पता हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों को पता होगा कि अकबर की सुलह कुल की नीति क्या थी बच्चों। तो हम लोग जानते हैं अकबर के सुलह कुल की नीति जो थे, यानी मतलब शांति, यानी क्या चाहते थे, सुलह कुल का नीति क्या था, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इसका अर्थ होता है क्या, सबसे शांति रखने का सिद्धांत। ठीक है, सबसे शांति रखने का सिद्धांत। अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को क्या थे, यानी हाँ बुद्ध प्रशासन शासन आधारशिला मानता था। सभी अधिकारियों के प्रशासन में सुलह कुल की नीति अपनाने को निर्देश दिया था। सुलह कुल का मतलब जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, उसका मतलब क्या होता है, शांति। क्या होता है उसका मतलब, शांति होता है। ये चीजें आपको अच्छे से पता है। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, शांति पता होता है। और वो कहते थे कि हर एक इंसान को जो है ना, ये अकबर के सुलह कुल की नीति को अपनाना चाहिए। इससे क्या मिलेगा आपको, यानी शांति होगा। यही निर्देश देते हैं कौन, ये किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण जो है किया गया था। देखिए अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण जो किया था बच्चों, किसके द्वारा, भगवत गीता के द्वारा किया था। ठीक है ना, भागवत गीता के द्वारा यानी किया गया था, भागवत गीता के द्वारा। ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ये चीजें ऑप्शन आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, भागवत गीता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी बच्चों। हम लोग जानते हैं महाभारत के लेखक कौन है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत के लेखक वेद व्यास है ना। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी बच्चों, उससे पहले आपको जानना चाहिए महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान पे कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था, है ना। किसके किसके बीच हुई थी, तो कौरव और पांडव के बीच जो हुई थी बच्चों। और ये पता है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, संस्कृत भारत भाषा में लिखी गई है। इनका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेद का अर्थ क्या होता है बच्चों, है ना। तो आपको वेद के बारे में बताना है। देखिए वेद जो है कितने वेद होते हैं बच्चों, है ना। वेद के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता है। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, 4 वेद होते हैं, आपको पता है। अब देखिए इसमें क्या है, ज्ञान है, कर्म, पूजा या सुनना। तो वेद जो आपका यानी क्या हो जाएगा बच्चों, तो वेद मतलब आपको सुनना। इसका अर्थ क्या होता है, वेद मतलब सुनना होता है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता है ना। आगे देखिएगा, ऐनक बड़ी के लेखक कौन थे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा के लेखक कौन है बच्चों, अबुल फजल है। और ऐनक बड़ी के भी लेखक जो है अबुल फजल ही है। ठीक है,
तो पहले अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो बच्चों क्या है, आयन अकबरी है। ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से बताना चाहिए, है ना। और आयन अकबरी का लेखक जो होगा बच्चों, ये भी जो होगा क्या होगा, अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जो तंबाकू के सेवन पर जो सेवन करते थे उसके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाया था बच्चों? तो उसके ऊपर प्रतिबंध जो लगाए थे, किसने लगाए थे? जहांगीर ने लगाए थे। कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था बच्चों? सबसे पहले जहांगीर ने लगाया था, ठीक है। और अकबर ने इसका सेवन किया था। किसने सेवन किया था बच्चों? अकबर ने। आपसे सवाल पूछ देंगे। और प्रतिबंध किसने लगाया, ठीक है। तो ये चीज आपको बात बताना चाहिए, ये जहांगीर के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए आयन अकबरी के अनुसार आप लोग को चलना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आयन अकबरी के अनुसार जो है भूमि को जो है कितने भागों में, 4 भागों बांटा गया है। अकबरनामा को 3 खंडों में बांटा गया है। और आयन अकबरी को बच्चों, अकबरनामा का तीसरा खंड है आयन अकबरी, जो आयन अकबरी को जो है मतलब कितने खंडों में व्यक्त किया गया है? तो 5 खंडों में आयन अकबरी को व्यक्त किया गया है। लेकिन आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 4 भाग है। एक पोलज हो जाएगा, पर्ती हो जाएगा, आपका चाचर हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो पोलज में जहां सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होता है उसको पोलज कहा जाता है। ये चीज आपको नोट कर लीजिएगा। प्रति भूमि 1 वर्ष से खाली छोड़कर खेती की योग्य भूमि बनाना, यानी 1 साल उपज करता है, 1 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे खेती को जो है क्या कहा जाता है? प्रति भूमि कहा जाता है। चाचर ये भूमि 3 या 4 वर्ष के खाली छोड़ दी जाती है। जैसे कि उसको 1 साल तक खाली छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसको जो 3 साल 4 साल तक जो है खाली छोड़ दी जाती है, ठीक है। उसका देखिएगा आपका क्या है, चौथा पॉइंट देखना है आपको। बंजर कभी कभार जो है खेती वाली भूमि है ना। बंजर कभी कभार जो क्या होता है, खेती वाली भूमि होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से जो है नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो ये जो था आपका बच्चों क्या थे, मैंने आपको बता दिया 4 भागों में किया गया था। 4 भागों का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बच्चों। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो है किसने किया था? इनके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कौन थे, यानी सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो किए थे बच्चों, वो कौन थे? इब्न बतूता के द्वारा किए गए थे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? इब्न बतूता की पुस्तक के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए अगर बात किया जाए तो इब्न बतूता जो थे यानी किताबुल लिहाला, यानी किताबुल लिहाला, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? किताबुल लिहाला थे। ये चीज आपको पता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों, है ना, ये बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग जानते हैं कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 को हुआ था। ये चीज आप लोग को बहुत ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसी तरह आपको मुस्लिम लीग का स्थापना के बारे में पता 1906, है ना। उसके बाद आपको बताया तो ये आपका मुस्लिम लीग क्या हो जाएगा, जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा पहले 1885 को। तो ये आपको याद रखिएगा, है ना। भारतीय जनता पार्टी 1885 और आपका जो है क्या बताया, बीजेपी का स्थापना 1980 को हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में। ये चीज आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत को वापस लौटे थे बच्चों। तो दक्षिण अफ्रीका से जो रिटर्न आए थे बच्चों, कब आए थे रिटर्न? तो याद रखिएगा 1915 को जो है आए थे और गया था 1893 को गए थे, और 1953 को जो है क्या आए थे बच्चों, वापिस आए थे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था बच्चों? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान की बात हो रही है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं, यानी आपको पता है बाबर ने जो है मुगल वंश का नींव रखा था। किसने रखा था? बाबर के द्वारा जो है 1526 में बच्चों मुगल वंश का नींव रखा था। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो थे बच्चों कौन थे? हम लोग जानते हैं कि इब्राहिम लोदी थे। इसको इब्राहिम लोदी थे हटा करके जो बच्चों बाबर ने जो है मतलब मुगल वंश का स्थापना किया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग का बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धि का वर्णन करें, है ना। तो इसमें क्या बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धि निम्नलिखित है ना। चलिए तो ये बताया आपको। नेक्स्ट पहला ऑप्शन में क्या दिया? मुगल काल में व्यापार की प्रगति तथा लंबी चौड़ी सड़कों द्वारा सभी नगर आपस में जुड़े हुए थे। सड़कों द्वारा व्यवहार मतलब क्या, व्यापार प्रगति तथा भारत से कपड़े जो है, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की वस्तुएं की, गर्म मसाले, नारियल की सुगंधित वस्तुएं, नील एवं जुड़ी बूटियां निर्मित की जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में बता रहा हूँ, है ना, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये क्या थे, मैंने क्या बताया, मतलब गुप्त काल में व्यापार की प्रगति था, लंबे चौड़ी सड़कों द्वारा सभी नगरों को आपस में जुड़े हुए रहते थे, ठीक है। और कपड़े, बहुमूल्य पत्थर की, दांत, हाथी, गर्म मसाले, नारियल की सुगंधित वस्तु, नीलम जड़ी बूटियां निर्यात की जाती थी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा तो यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, पहले दूसरा पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, शिक्षा एवं साहित्य में नालंदा एवं वल्लभीय उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध जो है केंद्र के रूप में विकसित हो रही है ना। उसका देखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में काफी उपलब्धि प्राप्ति, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोला जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की में जो काफी यानी उपलब्धि प्राप्त हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करिएगा तो क्या है आपका, यानी कला एवं स्थापत्य का भी जो है अत्यधिक विकास हुआ, कला एवं स्थापत्य का भी जो है काफी,
है ना, विकास हुआ। उसके बाद देखा जाए गुप्त काल में कृषि करने के स्वरूप में भी काफी मतलब क्या था यानी बच्चों, है ना, गुप्त काल में कृषि करने के स्वरूप में भी काफी बदलाव आया था। गुप्त काल में कृषि करने के स्वरूप में काफी बदलाव देखने को मिला था बच्चों। ये चीजें आपको किसकी बात कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उपलब्धियों के बारे में बता रहा हूँ। जो यहाँ के जो विशेषताएं थी, उन चीजों के जो वहाँ की जो उपलब्धियां थी, उन सभी उपलब्धियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बताया अभी, सॉरी मैंने आपको ये बताया, सभी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों एमसीक्यू प्रश्नों को चलते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एकदम आराम से एक एक चीजों को जो है सॉल्व करते हुए चलिएगा, है ना। इसमें कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे बच्चों, तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों, तो ये चीज तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुराणों की संख्या जो है 18 है। ठीक है, यूरोप का समुद्र कौन था बच्चों, इनके बारे में बताइए। यूरोप का समुद्र कौन थे, हिटलर थे, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। तो हम जानते हैं कि यूरोप का समुद्र जो थे बच्चों कौन थे, नेपोलियन थे, और इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो हम लोग जानते हैं ये जो किसके अभिलेख में मिलता है बच्चों, तो ये मिलता है प्रभावती गुप्त के जो अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कबीरदास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो कबीरदास के बारे में आप लोग को उसका जीवनी के बारे में, उसके बारे में आपको लिखने के लिए जो है 2-3-4 नंबर का आ ही जाता है, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि कबीर का जन्म कब हुआ था बच्चों, आपसे सवाल ये पूछा जाता है। तो याद देखिए 1425 ईस्वी को जो है यानी किसका, कबीर का जन्म हुआ था, है ना। ये एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जो है पैदा हुआ था ये। ठीक है, कहा जाता है कि लोक लाज के डर से उसने जो है कबीर को जो है वाराणसी में लहर ताराज के पास जो है एक तालाब के समीप जो छोड़ दिया गया था, है ना। कबीरदास का जन्म जो हुआ था बच्चों एक क्या था, यानी ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोक लाज डर के डर से उसने जो कबीर को वाराणसी में लहरा तारा के पास जो बच्चों तालाब के पास जो है इसको छोड़ दिया था। ठीक है, विधवा ब्राह्मणी स्त्री थी, है ना, विधवा स्त्री थी, उसी की जो है कोख से जो बच्चों किसका जन्म हुआ था बच्चों, कबीरदास का जन्म हुआ था। तो लोक लाज शर्म की जो भय से वो जो है एक तालाब के समीप जो है जाकर के छोड़ दिया था। ठीक है, वाराणसी में जो है लहर तारा से के पास यानी छोड़ दिया था। तत्पश्चात उनका पालन पोषण एक जोल्हा दंपति निरु और मोमा के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही बालक का जो है नाम कबीर रखा था। क्या रखा था बच्चों, उन्होंने ही बालक का नाम क्या रखे थे, कबीर रखे थे, है ना। ये अरबी भाषा का शब्द है, कबीर का अर्थ क्या होता है, अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ की बात किया जाए बच्चों तो ग्रेट यानी महान, नाम काम की कहावत से चरितार्थ करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल दिया, समाज में क्रांतिकारी विचार, है ना, प्रगति प्रतिपादित किए थे, अतः उन्हीं क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर ने जो है हिंदू मुस्लिम मुसलमान दोनों के बीच जो भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करने के लिए जो है दोनों ही धर्मों की जो है कुरीतियों तथा क्या था यानी बहा आडम्बरों का जमकर जो है विरोध किया था। जन्म के स्थान पर जो है कर्म ही क्या कहता है महत्ता प्रतिपादित यानी की है। उन्होंने जो है सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया और उसके विचार के बीजक नाम ग्रंथ में जो है संरक्षित रखा। ठीक है, ये चीजें आप लोग को अच्छे से बताना चाहिए। आगे देखेंगे लोग बच्चों, आगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन, 18 सुल्तान के विद्रोह का आरंभ कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए तो देखिए अगर बात किया जाए ना 18 सुल्तान के विद्रोह का आरंभ जो हुआ था बच्चों वो कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 10 मई को जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से बताएं, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। और होना था कब, यानी बच्चों 31 मई को होना था। कब होना था, 31 मई को होना था, लेकिन ये जो है 10 मई को ही हो गई। ठीक है, चलिए हाँ आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पर वेबगत के सिद्धांत का संबंध बताना आपको वेबगत के बारे में। हम लोग जानते हैं कि वेबगत के सम्मान की बात हुई है बच्चों, तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से पता है, ये डलहौजी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए आपके स्क्रीन पर मनुस्मृति के रचयिता जो है कौन थे बच्चों, तो सबको पता है कि मनुस्मृति का लेखक जो बच्चों कौन है, मनु है। वेदव्यास जो थे महाभारत के लेखक थे, है ना, महाभारत के लेखक हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर देखा जाए वाल्मीकि, है ना, तो रामायण के लेखक कौन हो जाएगा आपको, वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मनुस्मृति जो किसका है, मनु का है। मनुस्मृति जो किसके थे, मनु का है, हाँ स्मृति। चलिए तो ये आपको जो मनुस्मृति के बारे में बताया मैंने, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आनंद मठ की रचना यानी की थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है आनंद मठ की रचना किया गया था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों इस सेट का, जो आप लोग 30 जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आए थे, और अब बाकी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया जो आप लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा उग्रवादियों जो है, उग्रवादी के प्रमुख नेता जो थे कौन थे बच्चों, तो ये जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो है क्या थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो है उग्रवादियों के प्रमुख नेता थे, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हाँ चलिए, तो जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, एंड साथ में आप लोग शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ी देर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।